good morning and welcome back to my channel and you are watching Sundays with Kritika chapter 12। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ और मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई कांट एक्सप्लेन। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी वीडियो पर। व्हाट इज़ NEP? NEP के बारे में सब क्या बोले जा रहे हैं? व्हाट इज़ दिस NEP? तो NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि पूरे हमारा जो इंडिया है, हमारी जो पूरी कंट्री है, इसकी एजुकेशन जो है उसको देखती है, उसको रेगुलेट करती है। चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हो, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, तो इन सबको जो है ये पॉलिसी जो है वो हैंडल करेगी। यानी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अब ये सारी जो एजुकेशन है वो चलेगी। इसको शिक्षा नीति भी कह सकते हैं हिंदी में। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1968 में आई थी और ये लेकर आए थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर, इंदिरा गांधी जी। कोठारी कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, उसकी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसके सजेशंस के अकॉर्डिंगली बनाई गई थी पहली एजुकेशन पॉलिसी। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 1968 में बनी थी और इसमें जो मेन एम्फेसिस है यानी जो स्पेशल फोकस जो ध्यान था वो दिया गया था कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी यूज़ करा जाए एजुकेशन में। और उस टाइम पे 3 लैंग्वेज सिस्टम चल रहा था, यानी कि 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो सेकेंडरी में बच्चे पढ़ रहे थे, जो कि है हिंदी, उनकी रीजनल लैंग्वेज, एंड द थर्ड लैंग्वेज वाज इंग्लिश। तो ये 3 लैंग्वेज सिस्टम जो है उस टाइम पे शुरू हुआ था और ये भी ध्यान दिया जा रहा था उस टाइम पर कि एटलीस्ट जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने के लिए। उसके बाद आई हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो कि आई थी 1986 में, यानी कि आपको रिमेंबर करने में इजी हो जाएगा। पहले 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो राजीव गांधी लेकर आए थे, उनका जो मेन फोकस था वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे था और उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है वो इस पे किया कि वुमेन एजुकेशन जो है और जो भी हमारी बाकी माइनॉरिटीज़ थी जैसे कि विमेन एजुकेशन और SC STs, इन सब के लिए पढ़ाई हो। उसमें ये था कि जितना हो सके एजुकेशन सबको मिले और उनके जेंडर के हिसाब से, उनकी कास्ट के हिसाब से उन्हें अलग तरीके से नहीं रखा जाए और उनको एजुकेशन ज़रूर मिले। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये अचानक से नहीं आई है, ये काफ़ी पुरानी है और ये अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 2014 से यानी 2014 से ये सब प्लानिंग एंड सब चल रहा है। एंड फाइनली 2019 में MHRD ने NEP का जो ड्राफ्ट है वो सामने रिलीज़ किया। सो फाइनली कुछ दिनों पहले, यानी अभी 2-3 दिन पहले ही 29 जुलाई को यानी 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने इसको जो है अप्रूव कर दिया एंड फाइनली जो है ये सामने आ चुका है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर क्या है वो चेंजेस जिसकी वजह से हर कोई वो बहुत खुश है। तो ऐसा क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अब हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जो है वो अलाउ कर दी गई है। यानी कि अगर कोई इंसान जो कि कोई भी अपना कोर्स कर रहे हैं, अगर वो उनको अचानक से लगता है नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी, अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे अभी कुछ और करना है, आई डोंट थिंक सो मैं इसको ज़िंदगी भर कर सकूँगा या कर सकूँगी, तो अगर वो उस चीज़ को किसी रीजंस की वजह से छोड़कर कोई और कोर्स करना चाहते हैं, तो अगर उन्होंने वो कोर्स 1 साल तक किया है तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उन्होंने वो कोर्स 2 साल तक किया है तो उन्हें डिप्लोमा मिलेगा और अगर कंप्लीट किया है तो जो डिग्री मिलती है वो तो मिलेगी ही। तो बेसिकली बात यह है कि किसी का भी जो टाइम है और जो उनके क्रेडिट्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। सेकंड चीज़ कि अब से जो ग्रेजुएशन है, जिनको जॉब के पर्पसेस के लिए ग्रेजुएशन करनी है वो तो 3 इयर्स की कर सकते हैं, लेकिन जिनको रिसर्च फील्ड में जाना है या फिर जिनको और आगे पढ़ाई करनी है इसके बारे में, तो उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन है और उनको MPhil मतलब उनको MPhil नहीं करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ कि उनका जो जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको कोई ना कोई बॉडीज़ चलाती हैं जैसे कि UGC और AICTE। तो अब से ये जो है जो बॉडीज़ हैं वो एक हो जाएगी, कोई एक बॉडी बनाई जाएगी जो कि ऑल ओवर इंडिया पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक रेगुलेटिंग बॉडी ही पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की उसको रेगुलेट करेंगे। देन द फोर्थ थिंग इज़ कि जो भी अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, हर एक यूनिवर्सिटी जो है
उन सबके जो पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स है वो सेम रहेंगे। यानी कि ये नहीं होगा कि बीटेक अगर आप यहाँ कर रहे हो नोएडा में या दिल्ली में कर रहे हो तो वो जो बीटेक है उसके जो कोर्स है वो कोर्स जो है वो शायद कर्नाटका में या फिर मुंबई में अलग कोर्स चल रहा होगा। हर जगह जो कोर्स है या जो पढ़ाई है वो एक तरह की हो जाएगी। पांचवी बात, और आई थिंक ये काफ़ी खुशी की बात है सबके लिए, बच्चे जो हैं छोटे छोटे होते हैं तभी से उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कॉमर्स अच्छा है कि साइंस अच्छा है या आर्ट्स अच्छा है। तो अब बहुत अच्छी चीज़ ये आई है कि अमेरिका से फंडिंग ली जाएगी और इस फंडिंग से बनाया जाएगा हमारे ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो सिर्फ साइंस के लिए नहीं होगा, आर्ट्स के लिए भी होगा। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर हायर एजुकेशन इज़ कि वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी जिसमें कि बच्चे पढ़ सकेंगे। अब हम आते हैं स्कूल एजुकेशन के ऊपर। तो जैसे कि पहले हमारा सिस्टम जो था वो ये था 10+2 का, यानी कि 10th क्लास तक हम पढ़ते थे, उसके बाद हम स्ट्रीम चूज़ करते थे अपने लास्ट के 2 ईयर्स में, यानी 11th और 12th में हम स्ट्रीम चूज़ करते थे। अब आई थिंक स्कूल के बच्चों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। और आई थिंक इसी की वजह से मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि अब स्ट्रीम चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो मन करता है आप वो पढ़ सकते हो। अब जो नया सिस्टम आया है वो है 5+3+3+4, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। अब इसमें क्या है कि 9th से लेके 12th तक का जो टाइम है, आप कोई भी स्ट्रीम जो है उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। यानी कि अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो तो बायो के साथ अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप बायो के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हो। प्लस एक और चीज़ इसमें करी गई है कि जैसे कि बहुत डिफरेंस किया जाता है कि ये करिकुलर है, ये को करिकुलर है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर है या जो भी है, तो ये सब चीज़ें बहुत अलग अलग की जाती हैं। तो ये भेदभाव जो है हमारे करिकुलम का ये कम कर दिया गया है और अब हर चीज़ आप ले सकते हो मेजर और माइनर की तरह। यानी कि अगर मैं बायो पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ प्लस मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है तो मैं बायो को एज अ मेजर और म्यूज़िक को एज अ माइनर ले सकती हूँ। सेकेंड चीज़ इज़ अब 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है एक अलग सा करिकुलम बनेगा जिसमें कि टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि वो जो टीचर्स हैं वो बच्चों को प्ले वे मेथड में पढ़ा सकें, यानी कि बच्चों को बच्चों के तरीके में ही पढ़ाना। जो ये 3 से 6 साल के बच्चे हैं इनके लिए ECCE जो है वो लाया गया है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इसको नाम दिया जाएगा बाल वाटिका। द थर्ड थिंग इज़ कि जो 6 से 9 साल तक के बच्चे हैं उनको फंक्शनल न्यूमरेसी सिखाई जाएगी। फोर्थ बहुत ही अच्छी चीज़ ये आई है कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रॉम क्लास 6। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? वोकेशनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें कि हम बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं। स्किल्स वो जो कि वो आगे चल के अपनी कोई जॉब ले सकें, कुछ ऐसे स्किल्स जिनसे उनको जॉब मिल सके। इसके लिए बच्चे जो हैं उनको बाकायदा उनको पूरी इंटर्नशिप्स दी जाएंगी। इंटर्नशिप्स में जैसे कि उन बच्चों को कारपेंटर्स के साथ, लॉन्ड्री वाले जो हैं उनके साथ, जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस हैं उनके साथ, शॉपकीपर्स हैं उनके साथ, तो इन सबके साथ इंटर्नशिप्स करवाई जाएंगी जिसमें कि वो उनके साथ रह के जो डेली उनके स्किल्स हैं उनको वो सीखेंगे और खुद एक्सपीरियंस करेंगे। और पांचवी चीज़ है कि जो बच्चे हैं 6th क्लास के उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी। अब इस चीज़ के लिए ना एजुकेशन में बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है, कैसे करना है, क्या करना है, बट अब जो है इसमें एक चीज़ बताई गई है कि छोटे बच्चे जो हैं 6th क्लास से ही कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देंगे। और सब कहते भी हैं और ये सच बात है कि कोडिंग जो है वो इस दुनिया का एक नया तरीका है जीने का। और अगर ये चीज़ें बच्चों को बचपन से ही दिखा दी जाए और इसका एक्सपोजर जो है वो बच्चों को बचपन से ही मिलना शुरू हो जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे और अलग अलग कोर्सेज आएंगे जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में करवाए जाएंगे। और 6th पॉइंट जो है वो ये है कि 5th क्लास तक के जो बच्चे होंगे उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश ना रखी जाए, यानी कि कंपलसरी ना करा जाए कि उनको अगर आपको पढ़ाना है तो इंग्लिश में ही पढ़ाना है। उसकी जगह 5th ग्रेड तक जो बच्चे हैं उनके साथ लोकल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं उनको। यानी कि अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जो बच्चे हैं उनको जो उनकी जो नॉलेज है या जो भी उन्होंने अभी तक सीखा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, कोई भी और सब्जेक्ट है, उन्होंने कितना सीखा, उन्हें कितना समझ आया, इस चीज़ को इंग्लिश के स्टैंडर्ड के हिसाब से जज नहीं करा जाएगा। यानी कि अगर बच्चा इंग्लिश में जवाब नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी हुई। और जैसे कि सभी को पता है कि हमारे जो बोर्ड्स हैं उसको लेके कितना ज़्यादा हो हल्ला होता है और कितना ज़्यादा सब परेशान रहते हैं उसको लेकर, तो उस चीज़ का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो, बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े जितना कि पड़ता है
उसके लिए बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स को साल में 2 बारी में किया जाएगा, यानी कि जैसे बोर्ड्स पहले एक बार ही हुआ करते थे, अब बोर्ड्स 2 बारी होंगे और वो भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें आएँ। द सेकेंड लास्ट थिंग इज़ कि अब से जो रिपोर्ट कार्ड्स आएंगे उन रिपोर्ट कार्ड्स में सिर्फ टीचर्स जो हैं वो इवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे, बल्कि बच्चा खुद अपनी इवैल्यूएशन उसमें लिखेगा, बच्चे का कोई एक क्लासमेट उसमें अपनी इवैल्यूएशन लिखेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन सिखा रहे हो आप बच्चे को, वाओ। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके लिए एक नई बॉडी बनाई जाएगी और उसका नाम रखा गया है परख, यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और हर बच्चा जो है जब वो स्कूल से निकलेगा तो उसका खुद का एक स्किल सेट होगा, यानी कि हो सकता है कि जो बच्चे जब बाहर निकलेंगे स्कूल से तो ऑलरेडी उनके पास इतने स्किल्स होंगे कि उनको जॉब्स वगैरह उनको लेना क्या है वो क्लियर होगा उनके दिमाग में, काफ़ी एक जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो बच्चों को मिलेगा। नाउ द लास्ट थिंग इज़ फॉर द टीचर्स। तो जो टीचर्स हैं उनकी जो बीएड है वो इंटीग्रेटेड होगी और 4 साल की होगी। टीईटी एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि देना ज़रूरी है। टेट जो है उसका मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हर किसी को देना ज़रूरी होता है टीचिंग के लिए, जैसे कि सीटेट है और हर एक अलग अलग स्टेट्स जो है उनका अलग अलग टेस्ट होता है। यूपी टेट है यूपी का, एचपी टेट है हिमाचल का। सो दिस इज़ इट। और ये सब हैं अमेजिंग फीचर्स हमारी एनईपी के। एंड आई नो कि इसके इम्प्लीमेंटेशंस में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। किसी भी चेंज के साथ प्रॉब्लम्स तो साथ में आनी ही आनी है। और जैसे कि एक एग्जांपल है जो कि मैं हर जगह यूज़ करती हूँ, जैसे कि जस्ट इमेजिन अ स्मॉल फैमिली। ये तो हम पूरी कंट्री की अभी बात कर रहे हैं अगर हम एनईपी की बात करते हैं, बट जस्ट इमेजिन कि एक छोटी सी फैमिली है, उस फैमिली के अंदर सब अलग अलग एजेस के लोग हैं, यानी कि ग्रैंड मदर है, हमारे फादर हैं, हम हैं, हमारे से छोटे एज के भी बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो हम सब अलग अलग एजेस के हैं। अब हो सकता है कि जिस तरीके का दही हमारे दादा दादी खाते थे तो उनकी बॉडी को वो टाइप का दही एकदम बढ़िया जमता था। कृतिका, डोंट क्रैक घटिया जोक्स, ओके। लेकिन वो वाला सेम दही जो है ज़रूरी नहीं है कि अभी की जो जनरेशन है उसको भी बढ़िया लगे। तो क्या है कि जब वो नया दही आएगा तो हर किसी की बॉडी पे सेम रिएक्शन नहीं देगा। तो वो जो सेम दही जो हमें लगेगा शायद कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक है बच्चों के लिए, बिकॉज उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से बच्चों को अभी यही चीज़ जमता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग पहले से कंज्यूम कर रहे हैं वो पुराना दही ख़राब है, जो नया दही है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पर वो ठीक था, इस टाइम पर ये ठीक है। तो आई नो कि जब ये नया दही आएगा, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी, ये पूरे सिस्टम को ही बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है इट्स वर्थ टेकिंग, बिकॉज हमें आगे वाली जनरेशन्स को बहुत अच्छा कुछ पास ऑन करना है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है जब ये इम्प्लीमेंट हो रही हो तो हम सबको भगवान बहुत पेशेंस दे, और जितने खुश हम अभी हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी हम इससे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हों। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करो इसको, बिकॉज आई थिंक ये तो खुशखबरी है, ये तो सब में बंटनी चाहिए। कीप स्माइलिंग, और आगे वाली जनरेशन के लिए एक बहुत खूबसूरत वर्ल्ड बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग संडेज विद कृतिका। बाय बाय।